Let's start with the amendments which are applicable for November 2016 attempt. अगर आपको मेजर अमेंडमेंट्स कौन कौन से है सबसे पहले जानना है तो 3 मेजर अमेंडमेंट्स आपको नवंबर अटेम्प्ट के लिए आता है. कौन से 3 मेजर अमेंडमेंट्स बताती हूँ. अमेंडमेंट नंबर 1 इज कारो 2016. सेकेंड मेजर अमेंडमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 and third major amendment SA number 610 revised. ओके 3 मेजर अमेंडमेंट्स है, हम तीनों भी करने वाले. सो लेट अस गो थ्रू ऑल द अमेंडमेंट्स वन बाय वन क्विकली. जो लोग ये वर्चुअल में देखेंगे उनके लिए बता रही हूँ कि अमेंडमेंट्स का जो पार्ट है वो भी ऐप पे अपलोडेड होगा. अमेंडमेंट्स का जो पेज है, आपको अगर ये नोट्स रेफ़र करने हैं वीडियो देखते देखते तो ये नोट्स अपलोडेड किधर है बता रही हूँ आपके लिए. अगेन इट इज़ एट A4Audit. इस ऐप पे आपको मिल जाएंगे या फिर www.A4Audit.in इसके ऊपर आपको अमेंडमेंट्स के नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप वीडियो देखते देखते या आप खुद से भी कर सकते हैं अमेंडमेंट्स. चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट. इट इज़ कारो 2016 की अमेंडमेंट. अगर आपको पता है तो बहुत पहले कारो 2003 था, बाद में आया कारो 2015 एंड नाउ वी आर एट द लेटेस्ट वन कारो 2016. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो इज़ द वेरी फर्स्ट डिस्कशन विच वी आर गोइंग टू डू. बिकॉज वैसे है काफ़ी बातें कि कारो आया किधर से, सीजी के पास क्या पावर था, ये क्या, ये अमेंडमेंट नहीं है इसमें कुछ. जो सीजी के पास पहले ही पावर था वो आज भी पावर है. सो ये अमेंडमेंट नहीं है, ये मैं कवर नहीं करने वाली हूँ. अमेंडमेंट आता है एप्लीकेबिलिटी से. सो यहाँ से स्टार्ट करना है अपने को. सिंपल तरीका अगर आपको याद रखना है हाउ टू रिमेंबर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, एक छोटा सा मेमोरी टेक्निक है. कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज. ये क्यों स्पेसिफिकली बता रही हूँ. IPCC ट्रू और फॉल्स आया था. कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज. ट्रू और फॉल्स. फॉल्स. पहले मैं पढ़ा रही हूँ. कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट. इसका मेमोरी टेक्निक है आउटस्टैंडिंग बिप्स. आउटस्टैंडिंग बिप्स क्या है. O इज 1 person कंपनी, S इज स्मॉल कंपनी, B is banking company, I is insurance company, P is private limited company. रुको, इसमें कंडीशंस अप्लाई का स्टार मार्क है. एंड S is सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कौन सी आती है. नॉट फॉर प्रॉफिट. ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए स्टार मार्क है. ये क्या है, मतलब हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नॉट एप्लीकेबल है या आपको चेक करना पड़ेगा नॉन एप्लीकेबिलिटी. चेक करना पड़ेगा नॉन एप्लीकेबिलिटी. 3 कंडीशंस आते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए. अगर आपको नोट्स में से चेक करने हैं कौन से 3 कंडीशंस आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, पॉइंट नंबर 4 पढ़ना है नोट में से. अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग अ सब्सिडियरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी. ध्यान दे के सुनो. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको नॉट एप्लीकेबल, कारो इज नॉट एप्लीकेबल. व्हेन इज इट नॉट एप्लीकेबल. दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुड नीदर बी अ सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी विच इज अ पब्लिक कंपनी, या फिर उसकी कोई सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए जो पब्लिक कंपनी है. आपने ये लॉ में पढ़ा होगा कि अगर होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है एंड इसकी सब्सिडियरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो इसको क्या बोला जाता है, डीम्ड पब्लिक हो जाता नहीं है. तो ऑफ कोर्स इसको कारो इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल. इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो एप्लीकेबल होगा कि नॉट एप्लीकेबल. एप्लीकेबल. हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं ना. हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन. प्राइवेट लिमिटेड को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा. बराबर नहीं होगा. कब उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर उसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है तो. या फिर हमने क्या बोला, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो सब्सिडियरी है ये भी कौन नहीं होनी चाहिए, ये पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए. मतलब ये कंपनी ताकतवर है.
ये प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडियरी जो है वही पब्लिक कंपनी है, तो ये वाले प्राइवेट कंपनी को कोई भी एग्जेम्पशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक सब्सिडियरी उसकी एक पब्लिक कंपनी है, तो इसको क्यों एग्जेम्पशन थे भला? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? सो आइदर और सिचुएशन है, आपकी होल्डिंग पब्लिक है, आपकी सब्सिडियरी पब्लिक है, तो आप एग्जेम्पशन में कवर होंगे या नहीं कवर होंगे? आप एग्जेम्पशन में कवर नहीं होंगे। क्लियर? और क्या कंडीशंस है? एडिशनल कंडीशंस आते हैं। टोटल रेवेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वर्ड कौन सा आता है? टोटल रेवेन्यू। जिन्होंने पुराना कारो पढ़ा था, इसमें वर्ड आता था टर्नओवर, सेल्स, बराबर। अब न्यू कारों में इधर वर्ड कौन सा आया है? टोटल रेवेन्यू, मतलब टर्नओवर इंक्लूडिंग अदर इनकम। बहुत मेजर अमेंडमेंट है ये, बराबर। टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 टू कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस डज नॉट एक्सीड ₹10 crore ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए? 10 crore एक्सीड नहीं होना चाहिए। एक्सीड नहीं होना चाहिए मतलब ही क्या? कैसे मैं 3 कंडीशन लिखूं? पहली कंडीशन लिख रही हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज लेस देन और इक्वल टू 10 CR, बराबर ना? शुड नॉट एक्सीड है तो इक्वल टू होगा तो भी चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं? चलेगा। शुड नॉट एक्सीड 10 crore। सेकेंड कंडीशन, बाय द वे बीच में आता है एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स नॉट मोर देन ₹1 crore एज एट बैलेंस शीट डेट। यहाँ पे क्लियर क्या लिखा है? कब चेक करना है? एज एट बैलेंस शीट डेट चेक करना है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग वर्ड यूज है क्या इधर? सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा है? क्लियरली एज एट बैलेंस शीट डेट। क्या चेक करना है बोलो? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स शुड बी व्हाट? लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 1 CR, बट एज एट बैलेंस शीट डेट, बराबर। एंड तीसरा क्या है? लोन्स एंड बोरोइंग का पॉइंट आता है। देखो, बोरोइंग्स डू नॉट एक्सीड कितना? अगेन 1 crore, बट फ्रॉम हुम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे भी एज एट बैलेंस शीट डेट लिखा है या एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा है? एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो पॉइंट नंबर 1 के लिए भी क्या था? वर्ड कौन सा यूज किया था? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। कहने से एज गुड एज एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, यस। सेकंड में क्या था? एज एट बैलेंस शीट डेट। एंड थर्ड में वापस से क्या है? एज एट एनी, नॉट एज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। सो तीसरा कंडीशन कौन सा है बोलो? बोरोइंग्स शुड बी व्हाट? लेस देन और इक्वल टू 1 CR। लॉजिकली बोलो, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 crore से नीचे, पेड अप कैपिटल रिजर्व 1 crore के नीचे, बोरोइंग 1 crore के नीचे, लॉजिकली बोलो ये छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है? छोटी कंपनी। तो इसको कारों में से एग्जेम्पशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अब इन तीनों में से एक भी कंडीशन ऊपर गई, पेड अप कैपिटल रिजर्व 1 crore के नीचे, बोरोइंग 1 crore के नीचे, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 crore हो गया, अब कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। सो इफ ऑल 3 of the above mentioned conditions are met, all 3 of the above mentioned conditions are met, तो कारो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन एप्लीकेबिलिटी। लॉजिक क्या बोला मैंने? छोटी कंपनी है, एग्जेम्पशन दे दो फ्रॉम कारो। बट तीनों में से एक भी कंडीशन वायोलेट हो गई, एक भी कंडीशन लेवल के ऊपर चली गई, तो कारो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इज दिस अंडरस्टूड? यस। अब इसके कोई हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स देती हूँ आपके लिए। पहला, हम तीनों कंडीशंस के 2-2 एग्जाम्पल लेना पसंद करेंगे, ठीक है? जैसे एक पहला कंडीशन में पहला एग्जाम्पल डायरेक्टली दे रही हूँ। लेट अस से टर्नओवर मेरा 9 crores है एंड मेरा अदर इनकम 2 crores है। एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। ये आंसर नहीं होता है, मतलब एप्लीकेबल क्या समझूं मैं? एप्लीकेबल बोलो या फिर नॉट एप्लीकेबल?
क्या एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एंड बोलो, कोई कोई शाहरुख खान बन जाते, नहीं करते क्या? बोलो मुंह से, ठीक है। 11 करोड़ रेवेन्यू 10 करोड़ एक्सीड हो गया कि नहीं? हाँ, सिर्फ टर्नओवर या रेवेन्यू वर्ड है? रेवेन्यू वर्ड है। कारो एप्लीकेबल होगा क्या? यस। बाकी के दो कंडीशंस मैम बोले ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। एक भी कंडीशन ऊपर गई तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। पक्का क्लियर है? और एक अगर एग्जांपल लूँ, थोड़ा सा बुकिश एग्जांपल है, मैं ही खुद पहले ही बता रही हूँ, बट मान के चलो यही केस में थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ। 11 करोड़ वाला, ये टर्नओवर एज एट 30th ऑफ मार्च था, 30th ऑफ मार्च वाला था। लास्ट डे पे 31st मार्च को सेल रिटर्न हुआ, एंड एक भी सेल नहीं हुआ है उस दिन। मैंने बोला ऐसे पहले, मैं ही खुद से ही बोल रही हूँ कि बुकिश है, बट एक कंडीशन समझने के लिए, सिर्फ सेल रिटर्न हुआ 1 CR का। सो कितना होगा? 10 करोड़। एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। वाई? ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर बोला है ना, एक भी दिन के लिए ऊपर गया तो कारो एप्लीकेबल होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस? फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, बोथ। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। शैल आई वेट फॉर अ मिनट अगर आपको फटाफट लिख के लेना है तो? नहीं, मैं थोड़े अलग एग्जाम्पल ले रही हूँ। हर एक कंडीशन के दो ले रही हूँ मैं, चुन के। सो इसके लिए ये लिख लो अगर आपको चाहिए तो। टर्नओवर, सो ये केस 1 है, अच्छा केसेस मिक्स मत करना। अगर आपको ये चाहिए तो पहले इतनी केस 1 लिखो, $11 CR, इधर केस 1 एंड हो जाता है, एंड एप्लीकेबल लिखेंगे या नॉन एप्लीकेबल लिखेंगे? केस 1 के लिए एप्लीकेबल लिखेंगे, ठीक है। एंड केस नंबर 2 के लिए मैंने क्या बोला था? टर्नओवर प्लस अदर इनकम कितना है आपका? 11 CR है। दिस इज एज एट 30th मार्च, ठीक है ना? शैल आई मूव ऑन? पक्का? चलो सेकंड कंडीशन में जाएंगे। सेकंड कंडीशन इज अबाउट व्हाट? टेल मी। पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 1 CR। अब मैंने अगर बोला इक्विटी शेयर कैपिटल 80 lakhs, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 lakhs, जनरल रिजर्व, अच्छा मैंने इतना ही केस लिया एक्चुअली पहले, केस 1, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80 lakhs एंड सॉरी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 lakhs एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 80 lakhs। एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। वाई? शुड एक्सीड 1 करोड़ टू बिकम एप्लीकेबल। एग्जैक्टली 1 करोड़ है ना ये तो, एग्जैक्टली 1 करोड़ के लिए आंसर इज नॉट एप्लीकेबल। सो यहाँ पे आंसर इज नॉट एप्लीकेबल। अगर इसी को एक्सटेंड करूँ मैं केस 4 में कि पेड अप कैपिटल इज हाउ मच? 100 CR, ओके 100 CR क्या बोल रही हूँ? 100 lakhs या फिर 1 CR। देन जनरल रिजर्व इज 10 lakhs। अच्छा एक छोटा सा चेंज अगर करूँ, रुको, इंस्टेड ऑफ जनरल रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व है, जनरल रिजर्व है ही नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज 10 lakhs। एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? क्लियरली बोलना है, मैंने पहले कंडीशन बोल दिया कैसे बोलने का है। ही सेइंग नॉट एप्लीकेबल, 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 दूसऱ्यांची केबल। बहुत ही खराब था ना दैट। ठीक है 1 ओके
1.1 CR एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? एप्लीकेबल होगा। क्यों? वर्ड सिर्फ रिजर्व्स है, इट्स नॉट फ्री रिजर्व्स। समझ में आया क्या? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स अगर बोला होता था तो ये नॉन एप्लीकेबल में चला जाता था। वर्ड क्या यूज्ड है कंडीशन में? ध्यान से पढ़ो, कंडीशन में वर्ड है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स बोला है सिर्फ, फ्री रिजर्व्स का कुछ मेंशन ही नहीं है। एनी रिजर्व विल बी इंक्लूडेड। पक्का क्लियर है? अच्छा, पी एंड एल डेबिट बैलेंस अगर होता था तो माइनस करना है कि नहीं करना है? पी एंड एल डेबिट बैलेंस अगर है तो ये माइनस करना है कि नहीं करना है? करना है। ओके, पी एंड एल डेबिट बैलेंस माइनस करके फिर लिमिट चेक करनी है। इज दिस ऑल्सो क्लियर? शैल आई मूव ऑन विद द लास्ट 2 केसेस? केस नंबर 5, लोन लिया है फ्रॉम रचना। अरे रुको तो, 80 lakhs लोन फ्रॉम ICICI is 1.2 CR. एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल। वो लोन फ्रॉम रचना ऐसे लिखा, मुझे मेरा नाम लिखना था इसके लिए। हाँ, लोन फ्रॉम ICICI 1.2 CR। मेन पॉइंट क्या बताना था कि किससे बोरोइंग लिया तो पकड़ना है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स। ओके, इंडिविजुअल्स वाला लोन इंक्लूड नहीं करना है। सो यही लोन ICICI वाला 1 करोड़ के ऊपर गया, इसके लिए एप्लीकेबल बन गया। ये एक IPCC के ऊपर की कॉन्सेप्ट है, फटाक से लेते हैं। लोन है 95 lakhs, इंटरेस्ट ड्यू, रुको, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू is 6 lakhs. Interest accrued and due is 6 lakhs. Applicable or not applicable? Loan from bank. Applicable or not applicable? Applicable. Why? Interest accrued and due forms a part of loan. Okay? Interest accrued and due forms a part of loan. But interest accrued, अगर केस 7 में, सॉरी मुझे यही सिर्फ चेंज करना है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू अगर था, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, तो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? तो आएगा आंसर नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लोन। समझ में आ गया? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लोन। पक्का क्लियर? और एक 8वां, लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब एज एट 1/4 1.2 CR, ड्यूरिंग द ईयर repaid entire amount 1.2 CR, year end balance nil. Applicable. Why? At any point of time during the financial year. पक्का क्लियर है? लास्ट, ए लिमिटेड टर्नओवर नहीं सॉरी, टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू 10 CR, पेड अप कैपिटल रिजर्व्स इज 1 CR, बोरोइंग्स 1 CR, एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? क्या बोरोइंग में डिटेल क्या है और क्या चाहिए डिटेल में? नहीं, ड्यूरिंग द ईयर भी 1 करोड़ के ऊपर नहीं गया था। समझ में आया क्या? कोई लोगों को समझ में आया? हेडिंग क्या है? सब लोग इधर ही फोकस करते बोले 10 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ नॉट एप्लीकेबल। अरे हेडिंग क्या है? हेडिंग है ए लिमिटेड। मैंने बोला भी माइक के ऊपर एंड मैंने लिखा भी ए लिमिटेड। ए लिमिटेड मतलब कौन है? पब्लिक लिमिटेड है। एग्जेप्शंस किसके लिए दिए हैं? प्राइवेट लिमिटेड के लिए दिए ना, करेक्ट?
एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड के लिए दिए हैं। पब्लिक लिमिटेड का कितना भी टर्नओवर होने दो, रिजर्व कितना भी होने दो, बोरोइंग कितना भी होने दो, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? होगा। गूगली डाला, आधे लोग बोल्ड हो गए, आधे लोग ही बोला ना, आधे लोगों को समझ में आया। ठीक है, केस समझ में आ गया। कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। ही सेइंग कि 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस 1.2 CR था एंड 1 अप्रैल को ही लोन रिपे हो गया। अच्छा, अगर आप मुझे टेक्निकली पूछोगे तो जनरली हम डे एंड बैलेंसेस चेक करते हैं, आवरली बैलेंसेस मतलब कुछ हद ही हो गई। डे एंड बैलेंसेस आप चेक करेंगे, मतलब थ्रू आउट द ईयर जब आप बोलते हैं ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, जैसे बहुत ज़्यादा कंपनी मान के चलो एक बहुत सुपर शॉर्ट टर्म लोन लिया कि टेम्पररी लोन लिया एंड दिया भी विद इन द सेम डे, तो हम जनरली इसको एप्लीकेबल क्राइटेरिया में नहीं डालते हैं। सेम डे रिपेमेंट अगर है तो हम जनरली डे एंड बैलेंसेस चेक करते हैं। ठीक है ना? इज दिस अंडरस्टूड? सो सेम डे लिया, सेम डे रिपे भी कर दिया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में वैसे डे एंड बैलेंस में आया भी नहीं है, ये रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ। इट इज लाइक अ सुपर टेम्पररी लोन लेटर से। ठीक है ना? सो कैन आई मूव ऑन? एप्लीकेबिलिटी के बारे में आई होप सभी डाउट्स क्लियर है, पक्का? चलो, अब कारों में मेन अपने को क्लॉजेस कौन कौन से नए आए हैं, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू क्लॉजेज इन कारो। आपके नोट्स में मैंने स्टार्ट में ही दिया है ये नए क्लॉजेस कारो के। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट का फर्स्ट क्लॉज में था, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? एप्लीकेबिलिटी नहीं। चलो अब क्लॉजेज में जाएंगे। टोटल कितने क्लॉजेज है बोलो? 16 क्लॉजेज आर देयर इन कारो। अब मैंने 16 के 16 नहीं लिए, सिंपल रीजन बीइंग जो क्लॉजेज अमेंडेड है वही तो लिए है। अगर कोई एग्जिस्टिंग क्लॉज है वही अगर रिपीट होता है तो ये अमेंडमेंट बैच में क्यों आएगा ना? फिर तो सिर्फ अमेंडेड क्लॉज लिया है। ठीक है, अगर आपको फुल करना है तो फुल बैच में आ जाओ फिर। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है? टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, इफ नॉट डिटेल्स देयर ऑफ। ये क्या है? अभी इन शॉर्ट में आपको सभी क्लॉजेस बता रही हूँ। 100% डेप्थ में जाना इम्पॉसिबल है। मैं मेन बैच में कारो फाइनल लेवल पे 6 घंटे पढ़ाती हूँ फाइनल लेवल पे, एंड आईपीसीसी लेवल पे भी मैं रफली एक पूरा दिन जाता है अपना कारो में, 3 घंटे आईपीसीसी लेवल पे भी हो जाता है रफली। तो इतना तो मैं डेप्थ में अभी नहीं जा सकती, आपको सिर्फ ग्लिम्सेस बता रही हूँ मैं क्लॉजेस में क्या क्या चेंजेस आए करके। ओके, फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ़ यू आर एन आईपीसीसी स्टूडेंट, आई रियली डाउट कि क्लॉजेस के ऊपर कितने हद तक क्वेश्चंस आएंगे। आज तक सिर्फ 1 या 2 बार क्लॉजेस के ऊपर क्वेश्चन आए। एप्लीकेबिलिटी के ऊपर ज़रूर क्वेश्चंस आ चुके थे, बट क्लॉजेस के डिटेल्स के बारे में बहुत कम बार क्वेश्चन आए, बट फाइनल लेवल पे बिल्कुल आ सकते हैं। सो आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ हर एक पॉइंट किसके बारे में। फिक्स्ड एसेट्स, टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड इन नेम ऑफ द कंपनी, इफ नॉट डिटेल्स देयर ऑफ। एग्जाम्पल लेती हूँ फटाफट। डायरेक्टर के नाम पे लैंड है, डायरेक्टर के नाम पे बिल्डिंग है, एंड कैपिटलाइज किधर की है? कंपनी के बुक्स में। डेप्रिसिएशन कौन ले रहा है? कंपनी ले रहा है। ऐसी केस है क्या? देखो, अगर ऐसी केस है तो कहाँ पे रिपोर्टिंग आएगा? कारों में रिपोर्टिंग आएगा। क्लॉज नंबर 1 रिपोर्टिंग है ये। सो अगर आपको उधर फट से एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल कौन सा लिया? बिल्डिंग ओन्ड बाय डायरेक्टर, बिल्डिंग ओन्ड बाय डायरेक्टर, बट वेयर इज इट कैपिटलाइज्ड? कंपनीज बुक्स। हु इज क्लेमिंग डेप्रिसिएशन? कंपनी। ऐसा अगर सिचुएशन है, रिपोर्ट करो कारों में। ठीक है, शैल आई मूव ऑन? चलो, सेकेंड सब क्लॉज कौन सा है? अब ऑफकोर्स ये नंबरिंग नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। सेकेंड क्लॉज इज अबाउट इन्वेंट्री, बट इन्वेंट्री में कुछ चेंज है ही नहीं,
थर्ड क्लॉज इज अबाउट लोन्स टू रिलेटेड पार्टीज, उसमें भी चेंज है ही नहीं. चौथा क्लॉज इज दिस वन, इन्वेस्टमेंट गारंटीज. ओके, बट मैंने बोला वैसे लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ अमेंडेड पार्ट इधर है, राइट. सेकेंड पॉइंट इधर का कौन सा है, देखो, इन्वेस्टमेंट गारंटीज, लोन्स एंड सिक्योरिटीज. आपको क्या चेक करना है, कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड सेक्शन नंबर 186. अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ 185 क्या है, 186 क्या है. 185 इज अबाउट लोन्स टू डायरेक्टर्स. ओके, अगर आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है 185 किसके बारे में, इट्स अबाउट लोन टू डायरेक्टर्स. अगर आप फाइनल स्टूडेंट हो तो ये आपको बहुत डेप्थ में आता है, ऑडिट के पेपर में नहीं, लॉ के पेपर में बहुत डेप्थ में आता है लोन टू डायरेक्टर्स. एज अ जनरल रूल शायद आपको पता भी होगा, लोन टू डायरेक्टर अलाउड होता है कि एग्जेम्प्ट, आई मीन अलाउड होता है या नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड. बट इसमें बहुत एक्सेप्शंस भी है. जस्ट टू कोट वन और टू, एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर है, हर एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं इसलिए इनको भी दिया है तो चलेगा, ये एक पहला एक्सेप्शन है. या फिर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही लोन देना है उनका, जैसा एक बैंक है, इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही लोन देना आता है तो यार दे दो डायरेक्टर को, क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट. ऐसे 4-5 एक्सेप्शन है, इसमें से मैंने आपको 2 एज एन एग्जाम्पल बताया, ठीक है. अगर नेक्स्ट क्लॉज बोलूँ, नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 186 है. दिस इज अबाउट लोन्स टू कंपनीज या फिर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनीज. सो अगर आपको लिखना है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, आपको जस्ट एक गाइडेंस नोट का एक स्नैपशॉट भी दिखा देती हूँ. ये गाइडेंस नोट है, तो ये सेक्शन नंबर 186 आता है. शायद ये देख के आपको कुछ याद आए हल्का हल्का, फाइनल स्टूडेंट्स फटाक से कोरिलेट कर पाएंगे. इन्वेस्टमेंट थ्रू, ये आईपीसीसी को भी आना चाहिए, शायद लॉ में आता है शायद. ये इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज. आई एम नॉट श्योर फॉर आईपीसीसी, फाइनल में ये 101% आता है. इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज अगर आप कर रहे हो तो इसका रिपोर्टिंग आता है. आपको रिपोर्टिंग करना है कारों में. इट्स ओके, नहीं होगा आईपीसीसी में, इतना कंफ्यूज मत होना, सो जाओ 2 मिनट के लिए. हाँ. दूसरा, लोन्स गिवन और गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज एक्सीडिंग द लिमिट्स विदाउट प्रायर परमिशन बाय मीन्स ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. तो 186 में लिखा है कि आप मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं किसी और कंपनी को. तो आपने पढ़ा है ना, 60% ऑफ समथिंग पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व 100% है. अगर आपको एग्जैक्ट सेक्शन चाहिए तो है आपको, मतलब गाइडेंस नोट में भी दिया है इधर, प्लस अच्छा इधर शायद परसेंटेजेस नहीं दिए, इट्स ओके. बट मैंने बोला इसे इतना डिटेल में हम वैसे भी जा नहीं रहे. आपको मैंने आपको यहाँ है, देखो 1 मिनट, कितना मैक्सिमम आप लोन दे सकते हैं. दैट इज द लिमिट इज ऑफ 60%. जो मैं बोल रही थी 60%, 100%, ये 2 लिमिट्स आता है. 60% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम्स, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स विचएवर इज एंड फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विचएवर इज मोर. मैक्सिमम इतना आप लोन दे सकते हैं. ओके, इसके ऊपर अगर आप दे रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा. एंड ऐसे अगर कुछ हुआ है तो ये रिपोर्टिंग करना पड़ता है अंडर सेक्शन 186 ऑफ कारो 2016. ठीक है, मैंने बोला ऐसे. 185 किसके बारे में बोलो, स्नैपशॉट, लोन टू डायरेक्टर, आइडियली नॉट अलाउड, एक्सेप्शंस है. 186 क्या है, लोन्स टू अदर कंपनीज या फिर इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज. इसमें भी आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके बारे में रिपोर्टिंग है. ठीक है. तीसरा, एंड यूज ऑफ मनी. एंड यूज ऑफ मनी का मीनिंग समझते हैं, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया या फिर जिस पर्पस के लिए आपने पैसा उठाया उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया कि नहीं. मैंने शेयर होल्डर्स, मैंने एक आईपीओ निकाला एंड आईपीओ में मैंने बोला कि कंपनी से मैं पैसे रेज कर रही हूँ फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग हाईटेक मशीनरी, एंड मैंने ये पूरे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए. एंड यूज ऑफ मनी सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ.
नहीं हुआ. सो एज एन ऑडिटर आपको क्या कमेंट करना है? मनी रेज्ड बाय आईपीओ और एफपीओ इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट. आई एम श्योर आईपीसीसी स्टूडेंट्स नो व्हाट इज आईपीओ. क्या है आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर. व्हाट इज एफपीओ? फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं. इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे डिबेंचर का आईपीओ भी आ सकता है. टर्म लोन्स. इफ नॉट, अगर एंड यूज ऑफ मनी नहीं हुआ है, इफ नॉट डिटेल्स ऑफ डिलेज, डिफॉल्ट्स, सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन हुआ है क्या, इसके बारे में रिपोर्टिंग है. ठीक है, सिंपल क्लॉज. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वेदर पेड और प्रोवाइडेड एज पर सेक्शन नंबर 197. ये तो मुझे पक्का पता है, आपको आता है. वो 11% है, कभी 1% आता है, कभी 3% आता है, कभी 5% आता है. बराबर. सो ये गाइडेंस नोट में तो ऐसा पूरा टेबल ही दिया हुआ है कि कब आपको 11% है. ये तो टोटल रेम्यूनरेशन होता है, इफ यू नो दिस. बराबर. अगर 1 MD है, होल टाइम डायरेक्टर है, तो 5% का आता है. मोर देन 1 MD होल टाइम डायरेक्टर है तो 10% आता है. डायरेक्टर्स हु आर नीदर MD और होल टाइम डायरेक्टर 1% आता है. सो कारो में क्या करना है आपको? हाँ, तो आपको इससे ज़्यादा दिया है या विद इन लिमिट्स है, जो कुछ भी है विद इन लिमिट्स है, ज़्यादा है, आपको सिर्फ क्या कमेंट करना है? किया है या नहीं किया है. कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 197. दिस इज 197 विच आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन विच कैन बी गिवन. सो हम क्या बोल रहे? अगर दिया है, अब फटाफट बोलो, अगर दिया है तो आप कैसे डिस्क्लोज करेंगे इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट? कारो में कैसे डिस्क्लोज करेंगे? कंपनी हैज पेड और प्रोवाइडेड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197. एंड अगर नहीं किया है तो अमाउंट इन्वॉल्व क्या है, स्टेप्स टेकन फॉर रिफंड, अगर कुछ है तो ये डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. क्लियर है? चलो आगे. निधि कंपनी है. ओहो, निधि इज लाइक चिट फंड कंपनी. NBFC का टाइप है. आईपीसी से हो ही जाओ तुम 2-4 मिनट के लिए. है क्या आपको निधि कंपनी है? जागो ग्राहक जागो. चलो, निधि कंपनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? देखो, हैव दे कंप्लाइड विथ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट लाइबिलिटी रेशियो. ठीक है. NBFC है तो इनका मेन बिजनेस क्या है बोलो? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड लोन्स देना. ये उनका मेन बिजनेस है. नेट ओन फंड कैन बी कंपेयर्ड विथ व्हाट? टेल मी. आपके नॉर्मल फाइनेंशियल टर्म्स में नेट ओन फंड मतलब लाइक शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स. टू डिपॉजिट लाइबिलिटी रेशियो. मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ध्यान से समझ लो. मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ये मेरी लाइबिलिटी है ना. तो डिपॉजिट विच इज लाइक अ लाइबिलिटी, तो ये क्या है? लाइक अ डेट है. कैन आई से दिस इज वेरी क्लोज टू योर डेट इक्विटी रेशियो. सिर्फ ये इक्विटी टू डेट रेशियो है. कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 1:10 होना चाहिए, 1:20 होना चाहिए मैक्सिमम. मतलब क्या? अगर इक्विटी से 1 रुपये, ओन फंड 1 रुपये है. किसका ओन फंड 1 रुपये है? निधि कंपनी का ओन फंड 1 रुपये है. तो मैक्सिमम डिपॉजिट्स कितने एक्सेप्ट कर सकते हैं? 20 रुपये के मैक्सिमम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते आप. इज दिस क्लियर? यस, लास्ट टाइम बता रही हूँ. आपका ओन फंड्स कितना है? 1. तो आप मैक्सिमम डिपॉजिट कितने एक्सेप्ट कर सकते हैं? 20 रुपीज़ का. बिकॉज आपके पास रीपे करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना. तो इसके लिए डिपॉजिट रेशियो रिस्ट्रिक्ट किया है. आगे जाओ तो वेदर मेंटेनिंग 10% अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स टू मीट आउट द लायबिलिटी. अनएनकम्बर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है. अनएनकम्बर्ड का मीनिंग लिखता है अगेंस्ट विच देर इज नो लायबिलिटी, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ लीन. इसके अगेंस्ट कोई लीन नहीं है. समझ में आया क्या? वेदर दे आर मेंटेनिंग 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स टू मीट आउट द लायबिलिटी. मान के चलो, एवरीवन पे अटेंशन, मान के चलो 20 रुपया उनका डिपॉजिट्स है, तो कम से कम क्या करना पड़ेगा उनको? इसका 1/10 मतलब उसका, अगर आप देखेंगे इसका 10% है ना, तो 1/10 कितना? 2. क्या होना चाहिए? 2 रुपीज़ का उन्होंने टर्म डिपॉजिट बनाना चाहिए. टर्म डिपॉजिट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट जिसके अगेंस्ट कुछ लोन नहीं लिया है. ऐसे 2 रुपीज़ मतलब 10% शुड बी अनएनकम्बर्ड.
इज दिस क्लियर? यस. शैल आई मूव ऑन? 6th पॉइंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. 2 सेक्शंस आते हैं, 177, 188. 177 इज मेजरली ऑफ ऑडिट कमिटी, अगर आपको लिख के रखना है. 177 इज ऑडिट कमिटी. ओके, एंड 188 क्या है अगर आपको लिख के रखना है इन शॉर्ट एकदम? व्हाट इज सेक्शन 188? 188 इज अगेन अबाउट आरपीटी. आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ओके, सो सिर्फ अगर आपको इन शॉर्ट लिखना है 188-RPT, क्या करना पड़ता है आपको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगता है आपको. 188 वाले सेक्शन में लिखा है आपको किसका रेजोल्यूशन लगेगा? बीओडी या फिर शेयर होल्डर्स का आपको अप्रूवल, परमिशन लगेगा. लिखा? इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं. बिंदास करो, रिलेटेड पार्टी के साथ बिंदास ट्रांजैक्शन करो, अप्रूवल की जरूरत नहीं है. लॉजिकली बोलो, आर्म्स लेंथ प्राइस पे तो काहे का अप्रूवल लगेगा? ओके, सो पहला एक्सेप्शन है आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो फैंटास्टिक, गो अहेड. सेकंड एक्सेप्शन कौन सा है? अगर होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, मैं होल्डिंग हूँ, मेरी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी, तो क्या प्रॉब्लम है यार? मेरी होल्ली ओन्ड सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही हूँ तो इसके लिए अलग अप्रूवल की जरूरत नहीं है. शेयर होल्डर्स वही है ना, दोनों के भी फुल, ऑल शेयर होल्डर्स आर सेम, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है. एक्सेप्शन भी समझ में आ गया? तो क्या बोला 188 में? 188 का क्रक्स बताओ. इट्स अबाउट व्हाट? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. क्या लगेगा? अप्रूवल लगेंगे, बीओडी अप्रूवल, शेयर होल्डर्स अप्रूवल. कब नहीं लगेगा? अरे यार आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं लगेगा. सेकेंड, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी के साथ कर रहे हैं तो भी नहीं लगेगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. प्राइवेट प्लेसमेंट आपको पता है क्या क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब मैं आईपीओ निकल रही हूँ क्या? नहीं. प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब बहुत कम लोगों को मैंने इशू किया. कितना होता है ये कम लोग? मतलब मैक्सिमम 200 पीपल. प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम 200 लोगों को मैं ये प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही हूँ. मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, इनको ही मैंने शेयर्स इशू किए. अगर ये आंकड़ा 200 के ऊपर चला जाता है तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट के डेफिनेशन के बाहर चला गया. मतलब ये कौन से कैटेगरी में फिट इन होगा? आईपीओ या एफपीओ जैसे आएगा. तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेबी गाइडलाइंस या फिर एससीआरए करके एक्ट है, सीए फाइनल वालों को पता है. एससीआरए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्रा. ओके, या फिर सेबी तो सबको पता है. इसके गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, बराबर ना? सो अगर आपको इधर लिखना है प्राइवेट प्लेसमेंट, लिखा आपने मैक्सिमम कितने लोग? 200. एंड अगर ये क्रॉस करता है 200 तो इट विल बी ट्रीटेड एज प्राइवेट प्लेसमेंट और नॉट, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्राइवेट प्लेसमेंट. अगर आपको एग्जैक्ट डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 भी हुआ, मैंने क्या बोला अभी? लेस देन 200 होना चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट. लेस देन 200 मेंबर्स को होना चाहिए. अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 200 तो ये ट्रीट किया जाएगा एज इफ पब्लिक इशू है. पब्लिक इशू किया जाएगा, कंसिडर. एंड क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेबी गाइडलाइंस, सिक्रा गाइडलाइंस. ओके, शैल आई मूव ऑन? चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 8th पॉइंट, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स. इफ कंपनी हैज एंटर्ड इनटू सच ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स और पर्सन्स कनेक्टेड विद हिम, चेक कंप्लायंस विद सेक्शन नंबर 192. 192 क्या है? 192 इज अबाउट नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स. क्या बोला है? ना कंपनी डायरेक्टर के साथ और ना डायरेक्टर ने कंपनी से, ना मतलब इन सिंपल वर्ड्स दे शुड नॉट एंटर इनटू नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद ईच अदर. सेलर कौन है? कंपनी है. बायर कौन है? डायरेक्टर है. नॉन कैश ट्रांजैक्शन चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. सेलर कौन है? डायरेक्टर है. बायर कौन है? कंपनी है. नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं चलेगा. ओके, सो अगर आपको इन शॉर्ट लिखना है, डायरेक्टर नॉट टू अक्वायर, इन शॉर्ट बता रही हूं आपको, आप लिख सकते हैं डायरेक्टर नॉट टू अक्वायर एसेट्स, डायरेक्टर नॉट टू अक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन, डायरेक्टर नॉट टू अक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन व्हाट? अदर देन इन कैश. फॉर कंसिडरेशन अदर देन इन कैश. फ्रॉम हुम, किससे अक्वायर कर रहा है डायरेक्टर? फ्रॉम कंपनी. फ्रॉम कंपनी.
अब ये क्या हो सकता है, देखो आपको इसका जिस समझ में आया क्या क्या हो सकता है। एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी का प्रॉफिट है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल एकेडमी बोला सर ले लो, डायरेक्टर जो है सर ले लो BMW, समझ में आ गया। किसने बोला, एकेडमी ने। नॉन कैश ट्रांजैक्शन चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ना ही सुशील सर या फिर विनोद सर जो डायरेक्टर्स है, ना ही वो कंपनी को कोई भी एसेट नॉन कैश में वो नहीं दे सकते। ना कंपनी डायरेक्टर को, ना डायरेक्टर कंपनी को एसेट्स एक्वायर नहीं कर सकते एज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर? ये कौन से सेक्शन में लिखा है? 192 CA फाइनल स्टूडेंट्स। ये मैं आपको सिर्फ जिस्ट बता रही हूँ, ये बहुत डिटेल सेक्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं ये पूरा डेप्थ में कवर करते बैठी तो एक एक सेक्शन के लिए आधा आधा घंटा लग जाएगा, इतने डिटेल्ड सेक्शन है ये। मैं आपको सिर्फ जिस्ट बता के आगे जा रही हूँ, ठीक है ना। डेप्थ में अपने लॉ पेपर के लिए भी आपको आता है, ये कवर करना है आपने, राइट। लेट्स मूव ऑन विद द लास्ट वन, रजिस्ट्रेशन वेदर डन इफ रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 45 IA ऑफ द RBI एक्ट 1934। आप बोल रहे हैं यार कंपनीज एक्ट कम था कि अब RBI एक्ट आ गया। इन सिंपल वर्ड्स क्या लिखा है बताती हूँ। अगर आप NBFC टाइप कर रहे हैं, आपका प्रिंसिपल बिजनेस लेंडिंग का है, प्रिंसिपल बिजनेस आपका लेंडिंग का है, तो आपको किसके अंडर रजिस्टर होना पड़ेगा? RBI के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। किसने बोला? सेक्शन नंबर 45 IA ने बोला। अगर आपको इसका इधर मार्क करना है, सेक्शन 45 IA मार्क करो एंड लिखो रजिस्ट्रेशन अंडर RBI रिक्वायर्ड, registration under RBI required if financing activity, registration under RBI required if financing activity is a principal business, is a principal business। अब सिर्फ एक ही बात बचती है, प्रिंसिपल बिजनेस मतलब क्या? मेन बिजनेस। लेकिन मेन बिजनेस कुछ तो डिफाइन होना चाहिए ना। मेन बिजनेस, कोर बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस मतलब क्या है कि कंपनीज फाइनेंशियल एसेट्स आर ग्रेटर देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। लिखो ये, कंपनीज फाइनेंशियल एसेट्स आर ग्रेटर देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। बीच में क्या आता है? एंड कंपनीज इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट का मीनिंग समझते हैं ना? फाइनेंशियल एसेट लोन, कंपनी ने लोन दिया। एक सेकंड के लिए ध्यान दो, NBFC है, NBFC ने लोन दिया तो ये कंपनी का लायबिलिटी है कि ये एसेट है? एसेट है। ये फिक्स्ड एसेट जैसा एसेट है या फाइनेंस एसेट है? ये फाइनेंस, इसको फाइनेंस एसेट बोलेंगे आप, ओके। सो दूसरा हम क्या बोले? कंपनीज इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट इज ग्रेटर देन, क्या रहेगा वापस? 50% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम, 50% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम। अब आप ही बोलो 50% से ज़्यादा इनकम कहाँ से आ रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है। 50% से ज़्यादा एसेट्स, लोन एसेट्स है आपके, तो आप NBFC जैसे हो गए कि नहीं? बराबर। NBFC IPCC वाले समझते हैं? व्हाट इज NBFC? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सिंपलेस्ट एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस, ये सभी NBFCs है, ठीक है। सो अगर ये मीट होता है तो आपको सेक्शन 45 IA ने क्या बोला? रजिस्टर करो। किसके साथ रजिस्टर करो? RBI के साथ रजिस्टर करो, दैट्स इट। समझ में आया क्या? मैंने बोला ऐसे IPCC वाले ये 9 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दे तो भी चलेगा, एप्लीकेबिलिटी अच्छे से करो। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आपको ये सेक्शंस आते ही नहीं है। IPCC के सिलेबस में ये सेक्शंस ही नहीं है जो मैं अभी अभी बोल रही थी। 185 है, 186, ये सेक्शंस डिटेल में है ही नहीं आपको। तो मुझे तो लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इज लेस, नो वन कैन गारंटी, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इज लेस फॉर श्योर। फाइनल लेवल पे ये बिल्कुल आ सकता है, राइट। चलो अब दो छोटे छोटे पॉइंट्स पेंडिंग है। 143.12 बहुत इंपॉर्टेंट है बट इतना बड़ा नहीं है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, ये भी मैंने बोला वैसे ये पहले एप्लीकेबल था या नहीं था? तो 100% एप्लीकेबल था।
पहले क्या बोला था, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, किसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। ये सबसे पहली बात। 143(12) क्या बोलता है, रिपोर्टिंग टू सीजी। रिपोर्टिंग टू सीजी मतलब कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन, डियर मोदी जी, नहीं, सीजी को रिपोर्टिंग मतलब एमसीए को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। इफ, कब रिपोर्ट करना पड़ेगा, इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज, अगर आप अभी अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अमाउंट ऑफ फ्रॉड अगर ग्रेटर देन 1 CR है तो ये रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। बट रुको, अमेंडमेंट क्या है सबसे पहले समझ लो। इज ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, ये पहले था मे अटेम्प्ट तक, मे 16 अटेम्प्ट तक इतना ही था। इफ इट इज ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन सच मैनर एज इज प्रिस्क्राइब्ड। कुछ भी प्रिस्क्राइब हुआ ही नहीं था मे अटेम्प्ट तक, इसके लिए पागलपन ऐसे ही लिखना पड़ता था। कम्युनिकेट इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट एंड इन सच टाइम एंड मैनर एज इज प्रिस्क्राइब्ड। कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं था। कब प्रिस्क्राइब हुआ है, आपके अटेम्प्ट के लिए प्रिस्क्राइब हुआ है, नवंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिस्क्राइब हुआ है। दैट इज द अमेंडमेंट। अच्छा, ऐसे है, पहले भी किसको पता था। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स दिया है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स, अमाउंट ऑफ फ्रॉड लेस देन 1 CR है तो ये सीरियस मैटर है या बहुत नॉर्मल पॉइंट लग सकता है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद हैप्पी नहीं थी जब 1 crore करके डिफाइन हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू कम अप एज अ परसेंटेज ऑफ समथिंग। आज मैंने आपको मैराथन बैच में कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी जो पढ़ाई, तो 1 crore किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, 1 crore किसी कंपनी के लिए बहुत छोटी अमाउंट हो सकती है। सो जब ये प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट आने वाला था तो आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग इट कम्स एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और अ परसेंटेज ऑफ एसेट, समथिंग लाइक दैट। बट मैं कुछ भी चाह सकती हूँ। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है क्या करना है क्या नहीं करना, तो उन्होंने बोला रचना हम नहीं तुम्हारा सुनते हैं। क्या किया उन्होंने, 1 CR डायरेक्ट फ्लैट लिमिट बोल दी। बोला अमाउंट लेस देन 1 CR है तो क्या करना पड़ेगा, ये बड़ी बात नहीं, किसको कम्युनिकेट करना है, बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी को, विद इन 2 days ऑफ व्हाट, फाइंडिंग द फ्रॉड। जिस दिन आपको फ्रॉड समझ में आया 2 दिन के अंदर कम्युनिकेट करो बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी को। क्या क्या रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट द नेचर ऑफ फ्रॉड, इट्स डिस्क्रिप्शन, अप्रोक्सीमेट अमाउंट एंड पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स अगर ग्रेटर देन 1 CR है तो किसको कम्युनिकेट करना है, बोर्ड और ऑडिट कमेटी को। विद इन 2 days कम्युनिकेट करना ही करना है। आगे क्या करना है, सीक अ रिप्लाई फ्रॉम बोर्ड और ऑडिट कमेटी विद इन 45 days एंड कम्युनिकेट टू CG इन फॉर्म नंबर ADT फॉर विद इन नेक्स्ट 15 days। अगर आपको सिंपल चाहिए इसका तो देखो फ्लो ऐसे है, आप ऑडिटर हो, आपको फ्रॉड समझ में आया, फटाफट सुनो, आप किसको कम्युनिकेट करेंगे, BOD को विद इन 2 days। BOD क्या करेगा, रिप्लाई देगा अपना, भाई क्यों हुआ क्या, उनका एक्सप्लेनेशन है ना। रिप्लाई विद इन हाउ मेनी डेज, 45 days। एंड ऑडिटर को क्या करना है अभी वापस, कम्युनिकेट टू CG विद इन नेक्स्ट 15 days। जिस दिन कम्युनिकेट हुआ, किसने किसको कम्युनिकेट किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर को जिस दिन कम्युनिकेट किया उसके 15 दिन के अंदर किसको कम्युनिकेट करना है, CG को कम्युनिकेट करना है। इन विच फॉर्म, ADT 4 में कम्युनिकेट करना है। ये छोटे वाले फ्रॉड्स है या बड़े वाले फ्रॉड्स है, ये कौन से वाले फ्रॉड है, बड़े वाले, ग्रेटर देन 1 CR वाले। ये समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपको और एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, बहुत बहुत छोटा सा, रुको, एग्जैक्ट वर्डिंग्स में और अच्छे से समझ में आएगा। ये अपने नॉर्मल नोट्स में से आपको बता रही हूँ, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। सो इधर क्लियर कट लिखा है देखो, इफ द ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग सच अमाउंट, यहाँ पे भी सच अमाउंट ही रुका है, 1 minute, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ,
provided that in case of a fraud which involves or is expected to involve an amount lesser than 1 CR. So अगर मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, लेसर देन 1 CR है, तो किसको कम्युनिकेट करना है? बोर्ड और ऑडिट कमेटी को. तो ये किसके बारे में? फ्रॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 CR. एग्जैक्ट 1 crore. ये केस ही नहीं ली थी ना मैंने अभी तक, सिर्फ लेस देन मोर देन बोल रही थी. इक्वल टू का बोला ही नहीं. इक्वल टू भी किस में आएगा? सो अगर आपको ये लिखना है क्लियरली, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 CR अगर है, तो ये किधर जाएगा? किसको कम्युनिकेट करना है? CG वाले केस में चला जाएगा. बट फ्रॉड अमाउंट अगर लेस देन 1 CR है, तो ये किधर जाता है? कम्युनिकेट ओनली टू बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी. ठीक है, चलो एक दो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है इसमें कि क्या है, फटाफट बता देती हूँ. ये किसने फ्रॉड किया तो इसमें कवर होता है. सिर्फ अगर कंपनी के ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है तो ही ये 143(12) में कवर होता है. अगर किसी वेंडर ने, थर्ड पार्टी ने या फिर कस्टमर ने फ्रॉड किया है तो ये इसमें आता ही नहीं है रिपोर्टिंग में. सो फटाफट बोलो, किसी सप्लायर ने कंपनी के ऊपर फ्रॉड किया, 143(12) रिपोर्टिंग आएगा क्या? नहीं आएगा. हाँ, कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया तो 143(12) रिपोर्टिंग आएगा. क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? एप्लीकेबल फॉर ओनली होम? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरी ऑडिटर. वैट ऑडिटर को आएगा क्या ये सेक्शन? नहीं आएगा. वैट ऑडिटर को ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होगा. समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है. कौन कौन क्लियरली है याद रखना है, तो ऐसे टाइम पास के लिए बता रही हूँ आपको. स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर कौन? CA. कॉस्ट ऑडिटर कौन? CMA. सेक्रेटरी ऑडिटर कौन? CS. ऐसे याद रखने के लिए बोल रही हूँ. इन लोगों को एप्लीकेबल है, वैट ऑडिटर को एप्लीकेबल नहीं है. वो भी तो CA होता है मुझे पता है, बट एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ मैं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे का. प्रोविजंस एप्लीकेबल ओनली व्हेन फ्रॉड इज डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली साल फ्रॉड, दूसरे साल में लोग CG याद है ना, लास्ट ईयर हमने बोला था एक ही बार रिपोर्टिंग करना है. ओनली व्हेन फर्स्ट टाइम फ्रॉड इज डिटेक्टेड, राइट. एंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड इवन इफ द सेम फ्रॉड हैज बीन रिपोर्टेड अंडर एनी अदर स्टैट्यूट टू एनी अदर रेगुलेटर. ओहो, किसी अलग रेगुलेटर ने, मान के चलो ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर टेलीकॉम सेक्टर. कॉल ड्रॉप होते हैं, कॉल ड्रॉप करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फ्रॉड कर रहे हैं. किसने कम्युनिकेट किया था? मान के चलो ऑडिटर ने ट्राई को कम्युनिकेट किया था अंडर देयर लॉ. फिर भी आपको इस प्रोविजन के अंदर कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि नहीं? या आप बोलेंगे और ये तो ऑलरेडी ट्राई को कम्युनिकेटेड है, ऐसे ऐसे बोलेंगे आप? नहीं. सो इसके लिए क्या देखो, रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड इवन इफ द सेम फ्रॉड हैज़ बीन रिपोर्टेड अंडर एनी अदर स्टैट्यूट टू एनी अदर रेगुलेटर. सो अपना जो एग्जाम्पल था, ट्राई को कम्युनिकेट किया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कम्युनिकेट किया है, फिर भी अगर ये फ्रॉड है तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्या? किसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? CG और वॉट एवर लिमिट्स में देख के आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. क्लियर है? ऐसे 610 जो है ये मैं पूरा बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ. क्यों? अगेन वही बात है, जो रिवाइज्ड पार्ट है तो रिवीजन एक ही चीज़ में आई है. अपने जो कलर चार्ट्स है उसमें अगर आपने देखा तो ऐसे 610 का हेडिंग अगर आपको सिर्फ लिख के रखना है, we are on the last 5 minutes. I know you are here for the past 7 hours learning auditing and I'm happy कि आप इतना 7 घंटे मेरे साथ ऑडिट पढ़ रहे हैं. मैंने जानबूझ के अमेंडमेंट एंड में रखे थे ताकि आपका इंटरेस्ट टिका रहे. सो दिस इज द लास्ट अमेंडमेंट. आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस. मुझे मार नहीं खानी है सबसे. सो ये लास्ट 5 मिनट्स है ऐसे 610. बाकी कोई भी क्वेरीज है तो हम क्लास के बाद ले लेंगे. अभी इंटरनल ऑडिट फंक्शन अगर है तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इंटरनल ऑडिटर इन 2 पार्ट्स में बढ़ गया नया ऐसे. ओल्ड ऐसे 610 वॉज ओनली अबाउट रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. तो ये राइट हैंड वाला पार्ट ऑलरेडी था, सिर्फ नया पार्ट क्या आ गया है?
लेफ्ट हैंड साइड रिलाइंग ऑन और यूजिंग द वर्क ऑफ, नॉट रिलाइंग, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. इंटरनल ऑडिट फंक्शन है क्या समझ लो. इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज इन सिंपल वर्ड्स और एज अ सिंपल एग्जाम्पल कैन बी, कंपनी का खुद का कोई इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है क्या? कंपनी का खुद का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. उनके खुद के एम्प्लॉयज ही उनके इंटरनल ऑडिटर है, हो सकता है बिल्कुल. सो क्या मैं इनका काम यूज कर सकती हूँ व्हाइल डूइंग माई ऑडिट? कंपनी का खुद का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, क्या मैं उनका काम यूज कर सकती हूँ व्हाइल डूइंग माई ऑडिट? आंसर इज यस. लेकिन मैंने क्या ब्लाइंडली रिलाई करना है क्या? ब्लाइंडली नहीं रिलाई करना है. तो मैंने कौन से पैरामीटर्स चेक करने हैं? वही तो ऐसे 610 रिवाइज में दिया है. कौन से पैरामीटर्स यूज करने हैं? बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल पॉइंट्स है. इंडिपेंडेंस लेवल है कि नहीं है? अब फटाफट बोलो, इंडिपेंडेंस ही नहीं है. विल यू यूज देयर वर्क? नो. लेवल ऑफ रॉमम, व्हाट वाज रॉमम? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत हाई है. आप उनका काम यूज करेंगे? नहीं, खुद से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे. कॉम्पिटेंस, सब डेंजर लोग भरे पड़े इनके पास, हाँ, जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सीए है, लेकिन 12th अटेम्प्ट 13th अटेम्प्ट ऐसे वगैरह. ओके, तो कॉम्पिटेंस आपको खुद को, उनको पूछा AS15 तो बोलते कौन? AS15 पता नहीं है ढंग से, क्या लेवल का ऑडिट, कुछ भी मतलब रिसेंट अमेंडमेंट्स कुछ पता नहीं है, तो डाउट है इनके कॉम्पिटेंस के ऊपर. रिलाई करेंगे, यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, अवॉइड करो. जजमेंट्स इन्वॉल्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हुआ है, बहुत मेजर एसेट्स में रिवैल्यूएशन आया है. जजमेंट्स इन्वॉल्व है, एस्टिमेट्स बहुत ज़्यादा हुए, तो आप खुद से चेक करना पसंद करेंगे या उनका वर्क यूज़ करेंगे? फटाफट बोलो, खुद से चेक करना चाहेंगे या उनका वर्क यूज़ करेंगे? खुद से चेक करना चाहेंगे. सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच अगर आपको लगता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन बहुत इंडिपेंडेंट है, रॉमम भी बिल्कुल कम है, कॉम्पिटेंस बहुत अच्छा है, एकदम डिसिप्लिन्ड काम कर रहे हैं, तो आप यूज़ करेंगे. हाँ, बट अगर सिस्टमैटिक नहीं, सब अपने अपने चाल में चल रहे हैं, कुछ भी कैसे भी चल रहा है, कोई सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स नहीं है, कुछ नहीं है, विल यू यूज़ देयर वर्क और विल यू ट्राई टू टेस्ट इट योरसेल्फ? टेस्ट इट योरसेल्फ. अब यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में हमने क्या देखा? उनका काम यूज़ करना चाहिए या नहीं. अब हमने क्या बोला? मान के चलो ये सभी पांचों पैरामीटर्स अच्छे आते, पॉजिटिव आते. अब हम क्या बोल रहे हैं? आफ्टर डिसाइडिंग दैट वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज टू बी यूज्ड, मैंने डिसाइड किया हाँ मैं इनका काम यूज़ करूँगी, तो मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वेरीफाई वेदर देयर ऑडिट वॉज प्लान्ड, परफॉर्म्ड, सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड. प्लानिंग, परफॉर्मिंग, सुपरविजन, रिव्यू में कौन आता है? उनका काम, प्लान तो उन्होंने करना चाहिए, अग्रीड, बट अच्छा परफॉर्म भी वही करेंगे. आइडियली सुपरवाइज रिव्यू कौन करता है? मैंने, किसने डिसाइड किया कि मैं उनका काम यूज करने वाली हूँ? ऑडिटर ने. एंगेजमेंट पार्टनर हैज डिसाइडेड दैट एंगेजमेंट पार्टनर विल यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन. ओके, डिसाइड किया है इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम कौन यूज करने वाला है? एंगेजमेंट पार्टनर यूज करने वाला है. तो मैं क्या करूँगी? मैं क्या चेक करना है? मैंने उनका काम प्लान्ड है क्या अच्छे से, उन्होंने परफॉर्म कर रहे हैं ना वो अच्छे से. मैंने खुद उनका काम थोड़ा थोड़ा तो सुपरवाइज करना चाहिए, मैंने खुद थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए. ओके, उनको ऐसे उनके इसमें छोड़ना नहीं. हम मराठी में बोलते वाऱ्यावर नहीं सोडायचं. ओके, हम खुद थोड़ा तो रिव्यू करेंगे, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, क्या वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हैं क्या, ये चेक करो. एंड जो कंक्लूजन्स जो वो रीच कर रहे हैं, ये भी आपने वेरीफाई करने चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, कैन आई ब्लाइंडली यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर? नो. कैन आई ब्लाइंडली यूज वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन? नो. ये सभी चीज़ें चेक करने के बाद ही अपने रिव्यू करना, यूज करना या नहीं करना, ये डिसीजन लेना है. इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टूड? यस. एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर मैराथन बैच, 7 to 2:20 रफली. बट आई होप अमेंडमेंट्स भी आपको एकदम अच्छे समझ में आए, इम्पॉर्टेंट ऐसे समझ में आया है पक्का. आपको जस्ट एक छोटा सा बताना था कि अपनी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो रही है, एक्सपर्ट किट, स्टार्टिंग फ्रॉम 29th September. फर्स्ट टेस्ट सीरीज़, सेकेंड टेस्ट सीरीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 8th October. अगर आप लोकलाइट्स नहीं हो तो पोस्टल भी फैसिलिटी है. ओके, एडिशनल डिटेल्स मुझे नहीं पता है, तो आप एक्सपर्ट के ऑफिस में पूछ सकते हैं.
आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर. आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. मेरा जीमेल एड्रेस मैंने आपको दिया है, आप जीमेल पे भी मुझे डाउट्स पूछेंगे तो भी चलेगा. मेरे ऐप पे से क्वेरीज टैब में से भी मुझे पूछा तो भी चलेगा. बट अच्छे मार्क मिलने के बाद पेड़ा देने के लिए मत भूलना. ओके, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट.